कहानी सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए बहुत ही प्रेरक कहानी है। अंतिम सांस का दर्द। सुमित्रा को मरे आज 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अमित और सुमित अभी घर नहीं पहुंचे थे। खेत की मेड़ पर बैठा बसंतु बार बार यही सोचकर दुखी हो जाता था कि सुमित्रा के बगैर वह आगे की जिंदगी अब कैसे काटेगा। सुमित्रा थी तो कम से कम किसी अपने के होने की तसल्ली तो रहती थी, वरना 2 बेटों के होते हुए भी वह बेसहारा ही था। उसके मन में बार बार यही प्रश्न कौंध रहे थे, यदि बुढ़ापा इसी दर्द का नाम है तो यह क्यों आता है? बच्चे इस उम्र में अपने माँ बाप से दुनिया क्यों बना लेते हैं? क्यों उन्हें कष्ट भोगने के लिए अकेला छोड़ देते हैं? जबकि इसके विपरीत माँ बाप यदि स्वप्न में भी अपने बच्चों को तकलीफ में देखते हैं तो वे तिलमिला उठते हैं। परंतु इतने कष्ट माँ बाप को देने पर भी बच्चों में रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास नहीं पनपता। बड़े होकर अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी और पत्ता दिल कैसे हो जाते हैं? बसंत की आंखें लाल थीं। दुखों की माँ ने बसंत की आंखों के पानी को पहले ही वसूल लिया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो इनसे अभी लहू की बूंदें टपकने लग पड़ेंगी। सुमित्रा ने तो कभी उन्हें जरा से भी दुख तकलीफ का एहसास तक न होने दिया था, फिर वह उसकी अंतिम यात्रा में क्यों नहीं आए? गलती के लिए सुमित्रा लोगों के सामने शर्मिंदा होती रही। उनकी जरा सी तकलीफ के लिए आसपास के वैद्य हकीमों को इकट्ठा कर लेती, उनकी इच्छा को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर देती। दोनों के लिए कभी उसकी ममता में जरा भी कमी न आई। वही लड़के उसके बीमार होने पर तो क्या, अंतिम विदाई पर भी उन्हें समय की कमी खली। अमित ने तो टेलीफोन पर बीमार माँ के पास ना पहुँचने की अपनी मजबूरी पहले ही बयान कर रखी थी। उसे बीमार माँ से ज़्यादा इस वक्त कंपनी के फायदे के लिए विदेश यात्रा सही लग रही थी। रही बात छोटे लड़के सुमित की, उसने भी चिट्ठी में साफ लिख रखा था, पिताजी मेरे पास इस वक्त छुट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। जो थोड़ी बहुत विशेष हैं उन्हें मैं 2 महीने बाद बनने वाले अपने नए मकान के लिए खर्च करूँगा। मैं नहीं आ पाऊँगा। माँ की देखभाल के लिए किसी नौकरानी को रख दो। बसंत के पास रुपयों की बिल्कुल भी कमी न थी। वह चाहता तो कई नौकर रख सकता था, लेकिन इस वक्त उसे किसी पराये से ज़्यादा अपने की ज़रूरत थी। दिन प्रतिदिन बिगड़ती सुमित्रा की हालत उसे परेशान किए जा रही थी। दिल में हर क्षण एक अनजाना सा डर अंगड़ाई लेता रहता था। बसंत की सुबह शाम सुमित्रा के पलंग के पास ही बीतती। लड़कों के आने की झूठी तसल्लियाँ दे दे कर वह थक चुका था। बसंत के गम को कोई बांट सके ऐसा कोई अपना इस घड़ी उसके पास नहीं था। सुमित्रा अंतिम सांस तक अपने बच्चों, बहुओं और पोते पोतियों की एक झलक पाने के लिए तरसती रही। हर दिन निकलने वाले सूर्य के साथ दरवाजे पर टकटकी लगाए एक आशा भरी निगाह लिए अपने बेटों का इंतजार करती रही। उसे हर आने वाले कल पर भरोसा था, लेकिन हर सांझ को उसका भरोसा दम तोड़ देता। हर बीतता दिन अब उसे भी अपने बच्चों की फितरत का एहसास करवाने लग पड़ा था। उसकी आंखें बच्चों और उनके परिवार के दीदार की अधूरी हसरत लिए सदा के लिए बंद हो गईं। सुमित्रा की मौत ने तो जैसे बसंतु की जान ही निकाल ली थी। यही तो एक सहारा थी बसंतु के सुख दुख का, अब तो वह भी छिन चुका था। दोनों अपने गमों को बांटकर छोटी छोटी खुशियाँ तलाशते रहते थे, परंतु जब सुमित्रा से कहता कि वे दोनों कितने अभागे हैं जो उन्हें अपने बेटों, बहुओं और पोते पोतियों का सुख नसीब नहीं हुआ। पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाने, उन्हें प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाने के अरमान ही रह गए, तो सुमित्रा बसंत को भावनात्मक सहारा देते हुए कहती, तुम भी ना अम्मू सम्मू के बापू बेकार की बातें अपने दिमाग में लाते रहते हो। लड़कों की अपनी ज़िंदगी है, वे अपने पैरों पर खड़े हैं और खुश हैं। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? हमें उनकी खुशियों में ही अपनी खुशियों को तलाशना चाहिए। वे कार्य में व्यस्त रहते होंगे, ज़बरदस्ती गांव बुलाकर क्यों हम उनकी तरक्की में बाधा डालें? लेकिन फिर भी सुमित्रा, अपने माँ बाप के प्रति बच्चों का कुछ तो फर्ज बनता है ना। जिसके भाग्य में जितना लिखा है वह उसे मिलकर ही रहता है। अम्मू सम्मू के बापू, शायद हमारे भाग्य में अपने बच्चों का सुख इतना ही था। हम बेकार में ही उनके आने की उम्मीद पाले रहते हैं। उनकी दुनिया में अब उनके अपनी बीवी, बच्चे और शहर के उच्च शिक्षा प्राप्त सभी लोग हैं। उनकी दुनिया में हमारा कोई स्थान नहीं। ऐसे ही एक दूसरे को तसल्लियाँ देकर
दोनों एक दूसरे के गमों को बांटने का प्रयास करते। ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे से लिपट कर रोने के सिवाय बसंतु और सुमित्रा के पास कोई चारा नहीं रह जाता था। घर का हर काम काज संभालने वाली सुमित्रा को कम दिखाई देने के कारण बसंतु ने घर में एक नौकर रख लिया था। नौकर रख लेने से उन्हें इस बात की तसल्ली रहती थी कि चलो कोई तो इस अवस्था में उनके साथ है जो मुसीबत में उन्हें संभाल सकेगा। जब पिछले वर्ष अमित और सुमित गांव आए थे तो बसंत और सुमित्रा ने उनके साथ चलने का जिक्र किया था। अमित ने बात को टालते हुए कह दिया था कि पिताजी, यहाँ की ढेर सारी ज़मीन तो खराब हो ही जाएगी और जो अनाज ये लोग आधा अपने अपने घर ढोएंगे वो अलग, इसलिए आपका यहाँ रहना ज़रूरी है। सुमित ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था, अमित ठीक कह रहा है पिताजी, इस बुढ़ापे में शहर का प्रदूषण भरा वातावरण आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। गांव का स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण ही आप दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। बसंत ने उसी दिन ही दोनों लड़कों के मन को टटोल लिया था। उसे मन ही मन एहसास हो रहा था कि दोनों लड़कों के सहारे की उम्मीद रखना बेकार है। ऐसी स्थिति में उसे सुमित्रा का सहारा ही बहुत था, लेकिन अब तो वह भी उसे छिन चुका था। अपने गाल को हथेली पर टिकाए मेड़ पर बैठे उदास बसंतु को अतीत में झांकना किसी पैने दर्द की अनुभूति करा रहा था। आंखों में से टपकते हुए खारे पानी ने हथेली और गाल में चिपचिपाहट पैदा कर दी थी। दोनों लड़कों को 5 दिन पहले ही सुमित्रा की मृत्यु की खबर भिजवाई जा चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का कोई अता पता नहीं था। इस दुख की घड़ी में बसंतु का कोई भी अपना साथ न था। इस 5 दिन के अंतराल में बसंतु ने एक एक पल किस तरह से काटा, ये बसंत की हालत साफ बयान कर रही थी। बसंतु ने अपने गर्दन थोड़ी ऊपर उठाई तो उसकी नज़र दोनों गांवों के बीच बहने वाली नदी के नवनिर्मित पुल से फिसलती हुई दूसरे गांव में स्थित उस जर्जर खंडहर लकड़ी के मकान से जा टकराई, जो 3 मंजिला सीमेंट की भव्य कोठी के समीप खड़ा जैसे स्वयं को उपेक्षित सा महसूस कर रहा था। यही वह मकान था जहां सुमित्रा का बचपन बीता। इसी बूढ़े मकान में पहली बार सुमित्रा और बसंत की मुलाकात हुई थी। बसंत को अपने इस अतीत में झांकना सुखद एहसास की अनुभूति करा रहा था। कितनी रौनक थी तब इस मकान में। सुमित्रा की बड़ी अम्मा और बहू की मीठी नोक झोंक, दादा की डांट, छोटे भैया और सुमित्रा की बुआ की शरारतों तथा हंसी के ठहाकों से घर हमेशा गूंजता रहता था। घर के छोटे बड़ों के साथ मिलकर बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और था। इसका एहसास बसंतु तब करता जब किसी रोज़ वह अपने परिवार के साथ दावत पर सुमित्रा के घर जाता। बसंतु का परिवार छोटा सा था। माँ बाप और बसंत को मिलाकर परिवार में कुल 3 सदस्य थे। सुमित्रा और बसंत के घर वालों की खूब बनती। बसंत और सुमित्रा साथ साथ स्कूल में 5 तक पढ़े। दोनों ही परिवारों ने बसंत और सुमित्रा के विवाह को बचपन में ही हरी झंडी दिखा दी थी। गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क पर शाम की बस की चिलचिलाती जोर की ब्रेक ने बसंत के ख्यालों को विराम लगा दिया था। एक आशा भरी निगाह से बसंत ने बस की ओर देखा, लेकिन लड़के इस बस में भी न आए थे। बसंत की हिलोरे खाती गर्दन जब वापस मुड़ी तो बसंत के चेहरे पर पहले से ज़्यादा चिंता की रेखाएं और निराशा के भाव उफान मार रहे थे। गम के अथाह सागर में घिरे बसंत ने एक नज़र आसमान पर दौड़ाई तो सूर्य क्षितिज की खाई में आधा समा चुका था। उसकी विश्वास का एक और पहलू आज दम तोड़ चुका था। बसंत ने कांपते हाथों से मेज पर एक ओर रखी अपनी छड़ी को उठाया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। घर की ओर बढ़ते बसंत के कदम कुछ दूरी पर जाकर ठिठक गए। उसकी हिलोरे खाती गर्दन ने एक बार फिर सड़क का मुआयना किया, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। अंधेरा हो चला था। बसंत की कांपती टांगी धीरे धीरे फिर से घर की राह तकने लगी। अमित और सुमित गांव पहुंचे तो गांव में चारों तरफ खामोशी छाई थी। खेतों पर भी कहीं बैल नजर नहीं आ रहे थे। आज चौपाल भी खाली पड़ा था। उन औरतों के झुंड भी गायब थे जो सदा किसी पेड़ के नीचे बैठे
या फिर बीच रास्ते में या चौराहे पर खड़े एक दूसरे की चुगली में मशगूल रहते थे। चंदू की चाय पकौड़े की दुकान पर भी आज मक्खियाँ भिनभिना रही थीं, जहाँ हमेशा लोगों की चहल पहल रहती थी। सुनसान थी, कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चे खेलते नजर आ रहे थे। पूरा दृश्य उस फिल्म के सीन की याद को ताज़ा कर देता था, जब डाकुओं के आने पर सारे लोग डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक जाया करते थे। जैसे ही दोनों घर पहुँचे तो घर के आंगन में मौजूद लोगों की भीड़ को देखा। वे आगे पहुँचे तो उन्होंने देखा सफ़ेद कफन में ढकी बसंत की लाश को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। दोनों लड़कों को देखते ही गांव वालों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई। इससे पहले कि अमित और सुमित कुछ कहते पूछते, घर का नौकर उन्हें एक चिट्ठी पकड़ाते हुए बोला, अवश्य पढ़ लें। चिट्ठी हाथ में थमाते हुए नौकर ने एक अजीब सी घूरती निगाह दोनों पर डाली। अमित और सुमित एक अजीब सी कसमकस में थे। सभी गांव वालों की घूरती और क्रोधित नज़रों का सामना कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अमित की आंख के इशारे पर सुमित भी उसके पीछे पीछे घर के एक कोने में पहुंच गया। चिट्ठी में लिखी बातें जानने के इरादे से अमित ने चिट्ठी को खोला। बसंतु ने टूटे फूटे शब्दों में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, सदा खुश रहना। शायद जब तक तुम घर पहुंचो मैं न रहूं। सुमित्रा के जाने के बाद वैसे भी शरीर में और जीने की ताकत नहीं बची। एक वही तो अपनी थी मेरी, जो ताउम्र हर सुख दुख में मेरी बराबर की हिस्सेदार रही। तुम दोनों तो अपने होते हुए भी पराए हो गए। न जाने क्यों आज तक इस बात को समझ नहीं पाया हूँ। सुमित्रा तुम्हारी एक झलक पाने की आस लिए अंतिम सांस तक दरवाजे पर टकटकी लगाए तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम न आए। शायद उस वक्त तुम्हारा स्वार्थ तुम्हें पुकार रहा था। तुम्हारे लिए माँ से ज़्यादा ज़रूरी अन्य काम थे। अपनी बीमार माँ का हाल चाल पूछना तो दूर, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी तुम्हारे पास समय का अभाव रहा। तुमने हमें दादा दादी का औपचारिक दर्जा तो दे दिया, लेकिन कभी पोते पोतियों को गोद में खिलाने, उनकी खिलखिलाहट अटखेलियों में शामिल होने का मौका न दे सकी। सुमित्रा के बाद मुझ अकेले को तुम्हारे सहारे की आस बाकी थी। कई बार संदेश भिजवाए, लेकिन तुम फिर भी न आए। इसे मैं भाग्य की विडंबना कहूँ या उच्च शिक्षा का प्रभाव। आज की तेज रफ्तार जिंदगी का दोष दूँ या अपने दिए संस्कारों पर शक करूँ, मैं नहीं जानता। शायद तुम हम दोनों के चेहरे झुर्रियों से ढके होने के कारण उनमें उभरे दुखों के भावों को ढंग से पढ़ नहीं पाए होंगे। पत्र को पढ़ते पढ़ते बीच बीच में अमित को रुकना पड़ रहा था। बसंत की आंखों से झड़े आंसुओं ने कुछ शब्दों को फीका कर दिया था। अमित ने चिट्ठी को आगे पढ़ना शुरू किया। बच्चों में एक बात समझा देना जरूरी समझता हूँ। मैंने सारी ज़मीन और यह मकान वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। हो सके तो मुझे माफ़ करना। वर्तमान की आबो हवा को देखकर मुझे लगा कि मेरे जैसे कई लोग तुम जैसी संतान के कारण नारकीय जीवन जी रहे होंगे। कम से कम उन्हें और कष्टों से न गुजरना पड़े, इसलिए यह कदम उठाने पर मजबूर हुआ। इस कार्य से आज मेरे दिल को पूर्ण शांति और संतुष्टि की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही साथ मैं वह कदम भी उठा रहा हूँ जिसे शायद ही कोई बाप उठाना चाहेगा। मैं सामाजिक परंपरा को दरकिनार कर तुमसे मुखाग्नि का हक छीन रहा हूँ। वह इसलिए क्योंकि तुम तो मुझे कब का दुख और अकेलेपन की आग में जला चुके हो। बस शरीर को जलाने की सामाजिक औपचारिकता से तुम्हें वंचित कर रहा हूँ। आशा है तुम मेरी इस अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए इसे अमल में लाओगे। मैंने अपने जीवन की सांझ को बहुत कष्टों में गुजारा है। आप दोनों को कभी यह मौका ना आए, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और अपने लिए भी ईश्वर से यह दुआ मांगता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कोई औलाद न दे। इसी जन्म में ही औलाद के सुख से मेरा जी भर गया है। मेरे बच्चों, मेरी बातों को आप बुरा मत मानना। शायद हो सकता है कि तुम्हारा बाप अकेलेपन और दुखों की मार से, कड़वाहट से भर गया हो। मुझे माफ़ करना, तुम्हारा अभागा बाप बसंतु। चिट्ठी को पढ़कर अमित और सुमित के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव तैर रहे थे। गुस्से से चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े करके अमित और सुमित जोर जोर से रो पड़े। आंगन खाली था। एक एक करके सभी लोग बसंत की अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके थे।
कहानी सुनने वाले श्रोताओं को मेरी यह प्रार्थना है कि वह अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान और उनका ध्यान अवश्य रखें। धन्यवाद।